बहुत पढ़ ली थ्योरी, अब बारी है उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की जो अब तक हमने पढ़ा है, उससे क्वेश्चंस जो पूछे जा चुके हैं। तो पहले तो समझ लो कि हमने प्री हिस्टोरिक कवर कर रखा है लेक्चर में, मतलब उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल हिंदी में जिसको कहते हैं। दूसरा हमने प्रोटो हिस्टोरिक कवर किया। प्रोटो हिस्टोरिक बताइए आपको, आदि ऐतिहासिक, ये हो गया प्रागैतिहासिक, ये हो गया आदि ऐतिहासिक, और इसके बाद फिर एंशियंट उत्तराखंड, एंशियंट उत्तराखंड जो कि है हिस्टोरिक यानी कि ऐतिहासिक काल का पार्ट। तो जो हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं अभी वो इन तीनों से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि प्री, प्रोटो और एंशियंट हिस्ट्री में से कितना हमारे पास बचा है और कितना साफ हो गया। जो साफ हो गया है वो भी वापस आ जाएगा इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है। आंसर तो है इसका केदारखंड, गढ़वाल को केदारखंड कहते हैं और मानसखंड कहते हैं कुमाऊं को। अब देखो, इसके अलावा आपको याद होगा हमने बात की थी कि स्कंद पुराण में हिमालय को 5 खंडों में डिवाइड किया गया था। 2 तो यही हो गए, केदारखंड मानसखंड, तो उनको तो मैं लिखता नहीं हूँ, आपको पता चल गया, लिखो शॉर्ट में लिख देता हूँ। चलो, केदारखंड प्लस मानसखंड प्लस तीसरा, पहले इंडिया का ही ले लेते हैं, कश्मीर, चौथा जालंधर और 5वां नेपाल। ठीक, तो इन 5 से मिलकर बनता है हिमालय। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है। राज्य मतलब उत्तराखंड के। तो अशोककालीन शिलालेख मिला है कालसी से, और कालसी पड़ता है देहरादून में। तो गलती से देहरादून टिक मत कर देना, वो प्लेस है कालसी, इसीलिए उसको बोला गया है कालसी अभिलेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित, अंडरलाइन करते जाओ, पौड़ी स्थित कड़वा आश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर है। आपको याद हो तो हमने क्या जाना था, हमने कहा था कि बेसिकली उस टाइम पे प्राचीन काल में 2 आश्रम थे, एक तो बद्रिका आश्रम और दूसरा था जिससे क्वेश्चन पूछा गया है कड़वा आश्रम। ये 2 आश्रम फेमस विद्यापीठ थे, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे। ठीक है, और कड़वा आश्रम से पूछा गया, तो कड़वा आश्रम से एक तो आपसे यही पूछ लिया कि कौन सी नदी पे है, तो 2 ये थे मालिनी नदी के तट पर। ये तो आंसर हमें मिल गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब से 2 पॉइंट और भी हैं। कड़वा आश्रम में भरत, जिनके नाम पर भारत हमारे देश का नाम पड़ा, उनका भी जन्म हुआ था। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या था इसमें, प्रेम प्रसंग। याद आ रहा है कुछ, प्रेम प्रसंग के नाम से एक फेमस लव स्टोरी है जो यहीं से शुरू हुई थी, इसीलिए कड़वा आश्रम उस लव स्टोरी के लिए भी जाना जाता है। किसका, दुष्यंत और शकुंतला का। दुष्यंत और शकुंतला की लव स्टोरी भी यहीं स्टार्ट हुई थी। भरत का जन्म भी यहीं पे हुआ था। तो आगे हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैंने बता दिया। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है। तो कटारमल मंदिर संबंधित है सूर्य से। अगर आपको याद हो, प्रथम सदी के उत्तरार्ध में जब कुड़िंदों ने शासन किया था, तो कुड़िंदों में प्रथम सदी के बाद में शक आए थे, और शकों ने मैदानी भाग पे अपना अधिकार कर लिया था, कुड़िंद के मैदानी भाग पे, तराई रीजन जो है खासकर। और शकों ने फिर शक संवत चलाया था, और साथ में ही सूर्य के बहुत सारे मंदिर बनवाए और मूर्तियां बनवाई। तो जो कटारमल सूर्य, कटारमल अल्मोड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये कटारमल, अल्मोड़ा। तो ये फेमस मंदिर है किसका, सूर्य का, जो किसकी पुष्टि करता है, शकों की पुष्टि करता है, शक। ठीक है, बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा हुआ है उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाड़ की पहचान की गई है, वो की गई है काशीपुर से। ये बेसिकली प्राचीन नाम है। हरिद्वार का प्राचीन नाम है माया क्षेत्र, हरिद्वार को पहले माया क्षेत्र के रूप में जानते थे। और रुद्रप्रयाग का नाम,
रुद्रप्रयाग का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, अजीब सा नाम है इसका, कुछ 3 शब्द का नाम है, पौ से स्टार्ट होता है शायद, ऐसा कुछ है, पुनाड़ उड़ार कुछ ऐसा है, आगे देखेंगे मिल जाएगा, किसी न किसी क्वेश्चन में हिंट मिलेगी हमें। ठीक है, चलो 2 सेकंड के लिए कोशिश करता हूँ याद करने की, शायद आ जाए। नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चंस पे, जिसमें पूछा है 5th क्वेश्चन में, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लख उडियार स्थित है। ये तो आपको पता होगा, अल्मोड़ा से 15 किलोमीटर की दूरी पे है, लख उडियार गुफा है। ठीक है, वहाँ मिले थे। और चमोली में मिली थी ग्वारख्या गुफा, ग्वारख्या गुफा। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर ग्वारख्या से आता है क्वेश्चन तो वो चमोली में है। छठे क्वेश्चन में पूछा है कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था। तो कत्यूरी राजवंश हमने पढ़ा था, तो हमने देखा था वहाँ पे कि बेसिकली उस पर 3 से अधिक परिवारों ने शासन किया था, और जिसमें 3 प्रमुख थे, उन तीनों के हमने नाम पढ़े थे यहाँ पे। पहला था बसंत देव का परिवार, बसंत देव। अब क्योंकि ये पहला है तो जाहिर सी बात है संस्थापक यही होगा, इसलिए आंसर तो बसंत देव हो जाएगा। दूसरा परिवार था निम्बर वंश का, और तीसरा था सलोड़ादित्य का। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनसे भी हो सकता है आगे जाके क्वेश्चन पूछे जाएं। तो निम्बर हमारा इसका सेकंड हो गया, ये पहला है, ये दूसरा है, और तीसरा क्या है इसमें दिया नहीं है, जो क्या है सलोड़ादित्य। ठीक, 6 क्वेश्चन के बाद आता है 7th में, जिसमें पूछा है ग्वारख्या उडियार स्थित है। फिर वही बात हमने की, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, आंसर हो जाएगा चमोली। अल्मोड़ा में कौन सा था, अल्मोड़ा में ऊपर था लख उडियार। ठीक है, उडियार का मतलब होता है एक तरह से गुफा, पहाड़ी लोकल भाषा में कहते हैं उसको गुफा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है ये 8 में पूछा है चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उनका जन्म कहाँ हुआ था। थोड़ी देर पहले हमने इसको डिस्कस कर लिया था, कड़वाश्रम में। ठीक है, और कड़वाश्रम में ही प्रेम प्रसंग चला था किसका, दुष्यंत और शकुंतला का। तो आंसर हमारा कड़वाश्रम हो गया। कड़वाश्रम के साथ में बद्रिका आश्रम भी हमने जिक्र किया था, और दोनों को दोनों कौन सी नदी के तट पे थे, मालनी नदी के तट पे। तो साथ ही साथ इनकी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमें याद करते जाना है, ताकि बाकी चीज़ें भी हमारी रिवाइज होती रहें। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी क्या थी। अब वन पर्व बेसिकली क्या है, ये महाभारत का ही एक हिस्सा है। उसमें बताया गया है कि जो राजा सुबाहु था, पुलिंद राजा सुबाहु, इसकी राजधानी उन्होंने बताई थी श्रीनगर। और ऐसा माना जाता है कि ये पुलिंद राजा सुबाहु पांडवों की तरफ से लड़ा था। किसकी तरफ से, पांडवों की तरफ से लड़ा था, कौरवों के विरुद्ध। ये भी याद रखना है, हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको कि राजा सुबाहु किसकी तरफ से लड़ा था, पांडवों की तरफ से लड़ा था। उसकी राजधानी क्या थी, श्रीनगर थी। बेसिकली पुलिंद एक तरह से कुलिंदों का ही दूसरा नाम है, ध्यान रखना। तो कुलिंद और पुलिंद एक ही चीज़ हुई, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है किसमें, देखो ऐत्रेय ब्राह्मण यहाँ पे आंसर होगा। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि उत्तर कुरुओं के निवास होने के कारण इस क्षेत्र को उत्तर कुरु का नाम दिया गया। ठीक है, तैत्रेय और शतपथ की कोई जिक्र नहीं करेंगे हम, क्योंकि इसमें ऐसा कोई जिक्र किया ही नहीं गया है। चलो 11वें क्वेश्चन से आते हैं। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है। तो प्रोटो हिस्टोरिक के जब हम लास्ट में पहुंचे थे, तो वह हमने पढ़ा था कि ब्रह्म और वायु पुराण, इनमें बताया गया है कि उत्तराखंड वाले जो क्षेत्र था, यहाँ पे कई सारी जातियां निवास करती थी, जिसमें आपको यक्ष, किन्नर, किरात, मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि साथ के साथ आपकी थ्योरी भी रिवाइज होती रहे। ठीक है, गंधर्व, ये सारी उन जातियों के नाम हैं जो उत्तराखंड में निवास करती थी, और साथ में नाग। तो अब पूछा क्या गया है कि जाखन देवी मंदिर, तो जाखन देवी मंदिर का जो आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा यक्ष। कहाँ है, फर्स्ट वाला, तो आंसर हो जाएगा यक्ष।
गंधर्व, नाग और खसवी रहती थी, लेकिन जाखन देवी मंदिर ऐसा माना जाता है कि वो यक्ष जो जातियां थीं उन्होंने बनवाया था। और एक चीज़ आपको याद होगा, नाग की जब हम बात करते हैं तो उसमें बेरी नाग, ठीक है, बासुकी नाग, धौली नाग, इन सब का जिक्र हम आगे करेंगे। और जिसमें पिथौरागढ़ में बेरी नाग का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, कहीं उससे क्वेश्चन आप पूछ लिए, इसलिए हमने इसको रिवाइज कर लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वें क्वेश्चन में पूछा गया है, किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए देवभूमि शब्द आया है? गढ़वाल क्षेत्र के लिए देवभूमि किस शब्द ग्रंथ में आया है? तो आपको याद होना चाहिए, देवभूमि बोला गया है वेदों में। तो वेद है इसमें कहीं है बी नंबर पे, तो वेदों में इसको देवभूमि भी बोला गया है। इसके अलावा हेमवत, ये भी नाम किसके लिए दिया गया है? गढ़वाल क्षेत्र के लिए दिया गया है। एक और है मनीषियों की पूर्ण भूमि, ये भी बोला गया है, मनीषियों की पूर्ण भूमि। तो बेसिकली इसमें 3 नाम दिए गए हैं गढ़वाल क्षेत्र को वेदों में, एक तो हेमवत, देवभूमि और मनीषियों की पूर्ण भूमि। तो आंसर क्या हो जाएगा? वेदों में। ऐत्रेय ब्राह्मण में हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि ऐत्रेय ब्राह्मण में उसको नाम दिया गया था कौन सा? उत्तर कुरु। और स्कंद पुराण में केदारखंड, मानसखंड की बात हम पहले ही कर चुके हैं। केदारखंड और मानसखंड, गढ़वाल को केदारखंड दिया गया था और मानसखंड कुमाऊं को बोला गया था। महाभारत में बात करें तो महाभारत में बेसिकली भृगतुंग का जिक्र आता है, जिसका मतलब था केदारनाथ। ठीक है, तो महाभारत में केदारनाथ की बात की गई है और केदारनाथ को क्या बोला गया है यहाँ पे? भृंगतुंग। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ताकि आगे कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम अटेम्प्ट कर पाए। 13 क्वेश्चन में पूछा हुआ है गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड। फिर से रिपीट हो गया है, आंसर इसका स्कंद पुराण हो जाएगा। इस पर ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सारे ऑप्शंस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 14 क्वेश्चंस में स्कंद पुराण में माया क्षेत्र, हमने बोला था ना, हरिद्वार को माया क्षेत्र के रूप में जानते हैं, ये उसका प्राचीन नाम था। माया क्षेत्र से श्वेत पर्वत यानी हिमालय को श्वेत पर्वत कहा गया है तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है? इसको बोला गया है केदारखंड। तो देखो, स्कंद पुराण में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि केदारखंड और मानसखंड 2 आए हैं। केदारखंड जिक्र आया है गढ़वाल के लिए और मानसखंड जिक्र आया है कुमाऊं के लिए। इसमें एक चीज़ और हमें ऐड करनी पड़ेगी कि स्कंद पुराण में ये भी बताया गया है कि हरिद्वार से श्वेत पर्वत यानी हिमालय तक का जो क्षेत्र था वो केदारखंड कहलाता था। और इधर नंदा देवी पर्वत से टोन्स या फिर कहें कालागिरी पर्वत तक का जो क्षेत्र था वो कहलाता था मानसखंड। तो आंसर तो इसका हो जाएगा केदारखंड। ठीक है, बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमें याद रखनी है वो क्या, कि कहीं अगले क्वेश्चन में अगर ये पूछ ले कि नंदा देवी से टोन्स और कालागिरी तक का जो क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? कुमाऊं आज के टाइम पे कहते हैं, और स्कंद पुराण में उसको मानसखंड बोला गया है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, इसको मैं अभी हटा देता हूँ यहाँ से। आंसर है हमारा केदारखंड। 15 यानी 15वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्कंद पुराण में नंदा देवी पर, अरे यार वही सेम क्वेश्चन रिपीट तुरंत बोल दिया हमने। मानसखंड आंसर कहाँ है? सी। इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है नहीं। पुराणों में वैसे खस देश को, उत्तराखंड को खस देश के रूप में भी जाना गया, तो खस देश उत्तराखंड का ही नाम है। कहाँ? पुराणों में। ठीक है, आगे अगर पूछा जाए तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है? पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थी? इसके लिए आपको आंसर मिल जाना चाहिए। बेसिकली ये ऋग्वेद में बताया गया है, पुराणों की इन्होंने बोला है लेकिन ऋग्वेद में भी इसका जिक्र हुआ है। और ऋग्वेद में बोला गया है कि अलकापुरी एक स्थान था जिसके पास में मनु का निवास था। तो आंसर हो जाएगा अलकापुरी। ठीक, तो यहाँ पे पुराणों के साथ साथ एक चीज़ और रखो, यहाँ पे टैग कर लो, ऋग्वेद का भी जिक्र हुआ है। ऋग्वेद में भी ऐसी बात की गई है कि प्रलय के बाद ऐसा कुछ एक ग्राम था जहाँ पे 7 ऋषियों ने जाकर अपने प्राण की रक्षा की थी। ठीक है, उसके साथ ही वहाँ से आदि परंपरा वंशों की शुरू हुई थी और यहाँ के एक अलकापुरी स्थान के पास में ये सारा सब कुछ
क्या कहते हैं जिसकी हमने बात की, अलकापुरी, और मनु का निवास स्थान था। फिर आता है अगला क्वेश्चन 17। इसमें पूछा गया वशिष्ठ गुफा या वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है। तो वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड हमने कहा था ये है बेसिकली टिहरी गढ़वाल में, और एक पर्वत का भी नाम आता है यहाँ पे, बिसून पर्वत। तो टिहरी में बिसून पर्वत के पास में, कहीं अगर आगे ये पूछे तो बिसून पर्वत। बोला जाता है कि जब राम वन चले गए थे तो वशिष्ठ ऋषि जो थे वो अपनी पत्नी के साथ में यहीं पे ठहरे थे। कहाँ पे? टिहरी में बिसून पर्वत के पास वशिष्ठ गुफा वशिष्ठ कुंड में। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम, ये तीनों चीज़ें यहीं पे हैं, एक ही जगह पे हैं। 18वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृगतुंग शब्द का प्रयोग था। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ना कि महाभारत में केदारनाथ को भृगतुंग कहा गया है, और किसमें, महाभारत में। तो इसको लिख लो, केदारनाथ को भृगतुंग किसमें कहा गया है, महाभारत में। ठीक है। अलकापुरी किसकी थी, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, मनु का निवास स्थान था। ठीक है। बद्र का आश्रम हमने, कड़वा आश्रम 2 शिक्षा विद्यापीठ थे। ठीक है। और माणा का ऐसा कुछ खास पॉइंट है नहीं। 19 क्वेश्चन में पूछा है कि रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी क्या थी। तो बाणासुर की राजधानी बेसिकली थी ज्योतिषपुर, बट ज्योतिषपुर तो इसमें आंसर है नहीं, और ज्योतिषपुर जिसके नज़दीक था वो था जोशीमठ। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें लिख लो, ज्योतिषपुर ये राजधानी थी बाणासुर की, और जो किसके नज़दीक थी, जोशीमठ के नज़दीक। अगर ज्योतिषपुर आंसर में नहीं है तो जो आंसर क्या टिक करेंगे, जोशीमठ करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना गया है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, देखो, एक प्रथम राजनीतिक शक्ति और दूसरा आता है प्रथम राजनीतिक राजवंश। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब राजवंश की बात आती है तो वहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए कार्तिकेय वंश या कार्तिकेय वंश, और जब अगर राजनीतिक शक्ति की बात आती है तो वहाँ आंसर आपका क्या होगा, कुळिंद होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि पूछा है राजवंश, राजनीतिक शक्ति अगर पूछता तो होता कुळिंद, जो इसमें ऑप्शन भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश, इनको कत्यूरी वंश भी कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है 21, जिसमें पूछा है कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी। तो राजभाषा थी इसकी संस्कृत, और इसकी जो लोक भाषा थी वो थी पाली। तो यहाँ पे ये भी लिख लो, लोक भाषा क्या थी इसकी, पाली थी। हो सकता है पाली से भी अगला क्वेश्चन हो जाए, तो पाली याद रखनी है और संस्कृत याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ था। ये हुआ था बेसिकली शंकराचार्य जी का। और शंकराचार्य जी जिस समय पधारे थे उस समय जो राजा था उसका नाम था क्या, ई से कोई नाम था, क्या नाम था, अभी रुको याद है, ईस्टगढ़ था शायद, मैं एक बार चेक कर, हाँ ईस्टगढ़ देव। ठीक है। किसके टाइम पे था ये, ईस्टगढ़ देव। तो राजा का भी नाम याद रखना है, कहीं पता चले वो शासक का नाम पूछ ले अगली बार। शंकराचार्य का। ठीक है। और एक चीज़ और याद रखनी है, शंकराचार्य जी की 820 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी इन्होंने समाधि ले ली थी। और कहाँ ली थी, केदारनाथ में। तो ये याद रखना है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। किसका आगमन हुआ, शंकराचार्य जी का हुआ। किस शासक काल में हुआ, ईस्टगढ़ देव के काल में हुआ। किस सन में इन्होंने शरीर त्याग दिया, 820 ईस्वी में। और कहाँ, केदारनाथ में। तो ये याद रखना है। तो एक क्वेश्चन से हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें करते हुए चलना है ताकि आगे जाके थोड़ी सुविधाएं मिल जाएं आपको जनाब। ठीक है। तो लापरवाही नहीं बरतनी है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्मोड़ा प्रकार की 24 सॉरी शक्तिमान हो गया यहाँ पे, 54 मुद्राएं मिली हैं, कहाँ मिली हैं ये भाई, मिली हैं, इसका आंसर हो जाएगा कत्यूरी घाटी, जो है किसके निकट, अल्मोड़ा के निकट। और इसमें 54 मुद्राएं मिली है, ये भारत में है। और आपको याद हो तो हमने ये भी जाना था कि 4 मुद्राएं और मिली थी जो लंदन में है। अब कैसी क्या खास था उनमें, ये तो भाई मुद्रा जिन्होंने खोजी, जिन्होंने रखा, वही जाने। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 24,
कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ था? तो कत्यूरी शासकों की ऐसा बोला जाता है पहले 300 वर्षों तक उनकी जो राजवंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? कार्तिकेयपुर थी। और कार्तिकेयपुर तो इसमें आंसर है नहीं, कार्तिकेयपुर नहीं है तो उसके आसपास का कोई होगा जिसका नाम है जोशीमठ। तो यहाँ पे लिख लो दोनों चीज़ें। राजधानी कहाँ थी? कार्तिकेयपुर थी। और कार्तिकेयपुर कहाँ पड़ता है? जोशीमठ के नज़दीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? जोशीमठ हो जाएगा। कार्तिकेयपुर होने के कारण ही इनको कार्तिकेय वंश कहा गया था। और बहुत बार हिस्ट्री में ऐसा होता है कि जब किसी शासक का वंश नहीं पता होता तो उसकी जो राजधानी होती है, राजधानी के नाम पे उसको वंश का नाम दे दिया जाता है। 25 क्वेश्चन में पूछा गया है तपोवन किसने तपस्या की थी? आंसर है लक्ष्मण ने। अगर राम से पूछा जाए तो राम ने कहाँ की थी? राम ने देवप्रयाग में की थी। ठीक है, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत है, लिख लो, पता चले आगे जाके देवप्रयाग से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। देवप्रयाग में राम ने की थी तपस्या, लक्ष्मण ने तपोवन में की थी। 26 क्वेश्चन में पूछा है पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। आंसर है इसका हेमवंत। याद रखना, हेमवत वेदों में है, हेमवंत ये बड़े सिमिलर है। हेमवत इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ये है वेदों में, ठीक है, और हेमवंत है बौद्ध साहित्य में। देवभूमि भी वेदों में है, ये भी वेदों में बोला गया है, ठीक है। और बाकी तपोभूमि और हिमाद्री का ऐसा कोई खास जिक्र मिला नहीं है। तपोभूमि याद आ रहा है मुझे, तपोभूमि का कहीं जिक्र हुआ है, और कहाँ हुआ है ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन तपोभूमि जैसा कोई शब्द आया था। फिलहाल जो याद है मैं वही बताऊंगा, गलत बताने का कोई उद्देश्य है नहीं अभी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल जो है, जो सही है 100% उसी को याद रखो, हिमाद्री तपोभूमि छोड़ दो अभी। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा है? आदि शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी 820 में। कहाँ किया था? केदारनाथ में किया था, ठीक है। पधारे कब थे? किस शासक के टाइम में पधारे थे? इष्टगढ़देव के। 28 क्वेश्चन में पूछा गया है कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? वो भाई अमोघ भूति था। ये तो समझने वाला, रटने वाला सवाल है, समझने जैसा इसमें कुछ है नहीं। 29 क्वेश्चन में पूछा गया है दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग किससे जुड़ा है? थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कड़वा आश्रम की, ठीक है, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा समझने वाला बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि कोटद्वार का जो पुराना नाम था ना वो था मोरध्वज, अगर ये आगे आता है तो। बाकी और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं लगता कि और देने की ज़रूरत है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ है? बस इसी से जुड़ा गया, केदारनाथ में है। कब उन्होंने समाधि ली थी? शरीर त्यागा था 820 ईस्वी में त्यागा था। ये भी ध्यान रखना है, याद करते जाना बीच बीच। क्वेश्चन 31 क्या पूछ रहा है भाई? किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगर थी? अब किस ग्रंथ में है? अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था महाभारत का एक हिस्सा है जिसका नाम है वन पर्व। तो वन पर्व तो इसमें है नहीं, ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं वन पर्व, लेकिन महाभारत है तो आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? अगर वन पर्व है तो पहले वन पर्व लगाएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। 32 क्वेश्चन में पूछा गया है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए? तो देखो, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र बेसिकली जो स्रोत हैं वो हैं आपके ऐतिहासिक काल के कार्तिकेयपुर राजवंशों के। उनकी जो राजभाषा थी वो तो थी संस्कृत, लेकिन जो लोक भाषा थी वो थी पाली। तो आंसर होगा इसका क्या? पाली। इस तरह से आप गैस भी कर सकते हो, क्योंकि लोक भाषा ही क्या होगी उनकी? ताम्रपत्र की भाषा होनी चाहिए, क्योंकि जनता तक अगर मैसेज पहुंचाना है तो क्या होगा? वो भाषा होनी चाहिए जो जनता के बीच में चलाई गई है। 32 के बाद आता है 33 क्वेश्चंस। सो पूछा है स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? ये तो फिर से रिपीट हो गया है, केदार खंड है। आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है। 34 क्वेश्चन में पूछा है अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि 54 मुद्राएं मिली थी अल्मोड़ा से जो भारत में है, 4 मिली थी जो कहाँ पे हैं? लंदन में हैं। और ये किसकी पुष्टि करती हैं? ये पुष्टि करती हैं
कुलिंद शासकों के होने की, क्योंकि उन मुद्राओं पर जो साइन, जो चिन्ह, जो भाषा, जो चित्र मिले हैं वो कुलिंद शासकों से संबंधित हैं। कालसी शिलालेख का संबंधित किससे है? अकबर से, स्वामी विवेकानंद से, दयानंद सरस्वती से। भाई साहब ये तो कुछ नहीं, सम्राट अशोक, सबको पता होगा। 35वां क्वेश्चन है ये। कहाँ मिला था कालसी अभिलेख? ये जगह का नाम है जिसके जो पड़ती है देहरादून में, ये भी पता होना चाहिए। मौर्यकालीन अभिलेख है जो सम्राट अशोक के इस टाइम का है। 36 क्वेश्चन में पूछा है कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी संस्कृत, और लोक भाषा क्या थी? फिर से रिपीट कर लेते हैं यहाँ पे। लोक भाषा थी वो उनकी पाली। ठीक, आगे बढ़ते हैं 37 की तरफ। 37 में पूछा है कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? तो कामाख्या, सरस्वती, पृथ्वीपाल, नंदा देवी। इसका आंसर है नंदा देवी। ठीक है, इसमें कुछ समझना है नहीं, फैक्ट है, याद रखना है आपको, नंदा देवी। अच्छा, अगले बढ़ते हैं 38 पे। 38 में प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता था? प्राचीन साहित्य क्या? स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में इसको मानस खंड कहा गया है। सीधी सी बात है, आगे बढ़ो। बदल के दे दिया क्वेश्चन, पूछा वही है। कौन सा क्वेश्चन है? 38, 39 में पूछा है कि महाभारत में गढ़वाल का वर्णन किस रूप में हुआ है? अच्छा, महाभारत में गढ़वाल को जो बोला गया है बेसिकली, वो बोला गया है उत्तर कुरु। ठीक है, और महाभारत के अलावा उत्तर कुरु ऐत्रेय ब्राह्मण में भी है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ऐत्रेय ब्राह्मण महाभारत के साथ साथ। 39 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें बोला गया है पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को किस नाम से जाना गया है? फिर से रिपीटेड है, आंसर है इसका हेमवंत। और याद रखना हेमवत, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, हेमवत किस में बोला गया है? वेदों में बोला गया है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि गलती से आप अगर वेद का आ जाए तो उसमें ऑप्शन लगा दो। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है कत्यूरी शासकों की राजधानी कार्तिकेयपुर थी, इसीलिए उनको कार्तिकेयपुर वंश बोला गया। ठीक, 42 में क्या पूछा गया है? देखो बाकी और ऑप्शंस में कोई एडिशनल जानकारी ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप याद रखना चाहो तो वैसे है तो सही, चलो कोई नहीं, बता ही देते। गोविसाड़ है काशीपुर का नाम, काशीपुर का प्राचीन नाम गोविसाड़ है। जागेश्वर का प्राचीन नाम योगीश्वर पूछा जाएगा आपसे, योगीश्वर कैसे याद रहेगा? जागेश्वर में किसके हैं? भोलेनाथ के मंदिर हैं, और भोलेनाथ क्या है? एक योगी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? योगीश्वर किसका नाम है? जागेश्वर का प्राचीन नाम है। और गोविशाण काशीपुर का हो गया। ब्रह्मपुर, हाँ अब ब्रह्मपुर आता है, तो ब्रह्मपुर की बात करते हैं तो ब्रह्मपुर बेसिकली क्या है? उत्तराखंड का ही नाम है। मतलब हर्षवर्धन एक यात्री था हुइनसांग, हुइनसांग ने ब्रह्मपुर का वर्णन किया है, और उसमें बोला गया है कि जो ब्रह्मपुर था इस पर पौरवों का शासन हुआ करता था किसी समय में। तो ये ध्यान रखना है, ब्रह्मपुर का जिक्र होगा, और ये इसमें दो नाम आपको याद रखने हैं ब्रह्मपुर के साथ में। पहला कि ब्रह्मपुर पर जो शासन था वो पौरव वंश का था, पौरव वंश, और इसका जो जिक्र किया है, विवरण दिया है, वो किसने दिया है? विवरण हुइनसांग, हुइनसांग, चाइनीज। ठीक है, याद रखना है, पौरवों का शासन था ब्रह्मपुर। और एक चीज़ और है इसमें, हाँ वो क्या है? ब्रह्मपुर का जो हमें स्रोत मिलता है ना, वो मिलता है एक अभिलेख से। अब बात आई गई है, लबों तक आ गई है, तो क्यों ना उसका जिक्र कर दिया है। तालेश्वर, तालेश्वर एक ताम्रपत्र था, वहाँ से हमें ब्रह्मपुर के बारे में भी जानकारी मिलती है हुइनसांग के अलावा। और ऐसा बताया जाता है कि तालेश्वर जो पत्र था, इसको जो लिखवाया था, उत्कीर्ण किया गया था, ये किया था द्युति बर्मन ने। ठीक, और अगर ये पूछा जाए कि जो पौरव वंश था इसका संस्थापक कौन था,
तो पौरव वंश कहाँ है? ये इसका संस्थापक अगर पूछ लिया जाए तो संस्थापक कौन बताओगे आप? संस्थापक में आप लिखेंगे किसका? द्वितीय वर्मन का नहीं, इसमें नाम लिखेंगे आप विष्णु वर्मन का नाम। तो भैया यहाँ से काफ़ी कुछ जानकारी निकल के आ गई हमारी ब्रह्मपुर के बारे में। एक तो हुनसांग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूसरा इस ताम्रपत्र से पूछा जा सकता है, तीसरा इसके संस्थापक से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताजपोषित राजा कहलाता था? तो इसका आंसर है हेनरी रामजे। पता नहीं मैंने क्वेश्चन कहाँ से डाल दिया, अब तक तो पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इसका आंसर हेनरी रैमजे याद रखना। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं इसका जिक्र आएगा। 44 क्वेश्चंस में क्या पूछा है आपसे? गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है? तो मलारी बेसिकली पड़ता है चमोली में, और ये महापाषाणी है, यानी कि प्री हिस्टोरिक काल जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि कहाँ से क्या क्या मिला है, तो उसमें जिक्र आया था मलारी का। मलारी के साथ साथ और भी जिक्र आया था। हमने एक बार बात की थी कि जो गढ़वाल रीजन की, मतलब गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुछ टीम थी जो मलारी गांव में गई थी सर्वे के लिए, और वहाँ उनको बहुत सारे शव मिले थे जिनके साथ में धातुओं के मुखौटे यानी कांसा और स्वर्ण के मुखौटे के साथ में कंकाल मिले थे। तो शवाधान खासकर प्रमुख चीज़ है, तो शवाधान पे ध्यान रखना, जिससे कि ये याद रहे कि मलारी का रिलेशन किससे है? शवाधान से है। क्वेश्चन नंबर 48 इसमें पूछा गया है, बिशोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है? वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम। भैया ये तीनों हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। और इसका हमने जिक्र क्या किया था, यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि ने निवास किया था राम के वनवास जाने के उपरांत, इसलिए ये पूछा गया है। 49 क्वेश्चंस में पूछा गया, पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ मिले हैं? कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं, कुषाण। अच्छा, ये ऋषिकेश में भी मिले हैं, काशीपुर में भी मिले हैं, मोरध्वज कोटद्वार के पास भी मिले हैं। ठीक है, में सबसे ज़्यादा मिले हैं काशीपुर में, लेकिन आंसर हो जाएगा इसका डी, क्योंकि हर जगह मिले हैं उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर अर्ध सेंचुरी 50 में पूछा है, किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ का गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है? यह है कल्हड़ की राजतरंगिणी में, आंसर हो जाएगा डी। उसमें बताया गया है कि कश्मीरी राजा ललितादित्य ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था पुलिंदों के शासनकाल में। अगले क्वेश्चंस 51 में पूछा है, निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन जाति नहीं है? प्राचीन जाति में यक्ष की हमने बात की थी, नाग की बात की थी, किन्नर की बात की थी, लेकिन खासी का जिक्र उसके बाद में आता है, तो प्राचीन बोला गया है, तो इसका आंसर खासी होना चाहिए, क्योंकि ये हैं सब सही हैं, तो इनको हटा देता हूँ फिलहाल मैं। अब आंसर हो जाएगा खासी। इससे पहले हमने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले। 52 में पूछा है, प्राचीन शैल चित्रों वाली लाख गुफा, लाख मतलब लख उडियार, ये वही पूछना चाह रहा है, लाख मतलब लख उडियार गुफा। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी अल्मोड़ा जिले में। एक और थी गोरखिया, वो चमोली में थी। ठीक, कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक क्वेश्चन नंबर 53 कौन था? बसंत देव था, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। कौन सा क्वेश्चन है? 53। 54 में क्या पूछा है? कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो आंसर तो इसका मौर्य काल का होना चाहिए ना, क्योंकि मौर्य काल में मिला था कालसी अभिलेख। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। किस वंश से कालसी अभिलेख, हाँ ठीक है, ये होना चाहिए, क्योंकि और तो कोई लिंक समझ में आ नहीं रहा है इसका कि कुछ होगा इसका। ठीक है, कालसी अभिलेख मौर्य वंश में ही है, अशोककालीन था ना ये मौर्य वंश। 55 केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी, केदार मंडल गढ़वाल पर, अभी पिछले ही क्वेश्चन में पूछा गया था ये। ठीक है, तो इसका आंसर हमने क्या दिया था? कल्हड़ की राजतरंगिणी। कल्हड़ ने
राजतरंगिणी लिखी थी, इसलिए बोलते हैं इसको कलहड़ की राजतरंगिणी। 56 में क्या पूछा है? 56 में पूछा है उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो यह है आंसर कत्यूरी साम्राज्य। ठीक है, याद रखना है। कत्यूरी साम्राज्य के बारे में कहा जाता है कि जब कत्यूरी साम्राज्य का पतन हुआ तो बोला गया कुमाऊं में कि बेसिकली सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई हमेशा के लिए, और ये आज भी लोग मानते हैं। तो इतना कत्यूरी साम्राज्य ने लोकहित में काम किया था। आगे कत्यूरी साम्राज्य के बारे में एक बात और कही जाती है कि ये जनता को सर्वोपरि मानते थे, उनकी संपत्ति सुरक्षा इनके लिए सबसे ऊपर थी, इसीलिए कत्यूरी में जनता सर्वोपरि थी, इसलिए इसको बोला गया है स्वर्ण युग। 57 में पूछा है चमोली के किस गांव से प्राचीनकालीन शवाधान मिले हैं? मलारी कोशा क्लास पर अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था मलारी, मैंने कहा था ना समाधान पे फोकस रखना। 58 में क्या पूछा है? 58 में पूछा गया उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? प्राचीन अभिलेख, प्राचीन अभिलेख तो कालसी ही होगा, क्योंकि 200 से 300 के आसपास में मौर्य काल चल रहा था और वही सबसे प्राचीन है, क्योंकि कुड़िंदो का स्टार्ट हुआ था 700 के आसपास और उससे पहले ही मौर्य काल था 200-300 के आसपास, 300 के आसपास, तो कालसी सबसे पुराना होगा। 59 निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती? गंधर्व, यक्ष, किन्नर, शक। तो देखो शक प्राचीन जाति नहीं है, क्योंकि ये बाहर से आए थे, इन्होंने आक्रमण किया था और आक्रमण करके मैदानी क्षेत्र पर कब्जा किया था, मैदानी क्षेत्र पर कुड़िंदो के, और उन्होंने फिर सूर्य से संबंधित कई मंदिर बनवाए और मूर्तियां बनवाई, जिसमें अल्मोड़ा का कटारमल फेमस है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 60 में देखते हैं उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है। दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही हैं। ये तो आप कॉमन सेंस से लगा सकते हो, वैसे आपने खुद देखा होगा कि उत्तराखंड में बेसिकली शिव के सबसे ज़्यादा मंदिर मिलेंगे आपको, और केदारनाथ तो फेमस है ही उनके लिए। 61 क्वेश्चंस में उन्होंने पूछा हुआ है कि निम्नलिखित उत्तराखंड के प्राचीन स्थलों को सम्मिलित कीजिए। आ गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था? हमने कहा था कि जो जागेश्वर है उसमें महादेव का मंदिर है और महादेव अपने आप में योगी है। तो एक का तीन किस में है? 2 में है। बी में नहीं है एक का 3, तो बी गया। सी में नहीं थे तो सी गया। अब बचे ए और डी। अब कोई एक और मिलाना है हमें। एक मिलाने के लिए हमें क्या करना है? हाँ, मैंने कहा था ना रुद्रप्रयाग का, मुझे याद नहीं आ रहा था। पुनाड़ बेसिकली रुद्रप्रयाग का नाम है, प्राचीन नाम। गोतला गोपेश्वर का है। ये मैंने कैसे याद रखा? गो से गोतला, गो से गोपेश्वर। मेरा लिंक जो है ना, ये दोनों में गो कॉमन है, तो ये हो जाएगा गोतला और गोपेश्वर। जागेश्वर को कैसे याद रखा? जागेश्वर में महादेव हैं और महादेव क्या हैं? योगी हैं, इसलिए इसका नाम हो गया योगेश्वर। अब बचे 2। अब वैसे आंसर तो हमें मिल ही गया। बी का 4 देख लो किस में है। बी का 4 पहले में। अरे भाई साहब, इतना दिमाग लगा दिया इसने तो। डी में भी है, ए में भी है, यहाँ भी बात नहीं बनेगी। हमें सी का भी तलाशना पड़ेगा या डी का तलाशना पड़ेगा। तो हमने डी देख रखा है, डी का 2 है, मतलब पुनाड़ का रुद्रप्रयाग। तो डी का 2 पहले वाले में, तो आंसर हो जाएगा ए। इसका मतलब क्या है कि कालो डंडा जो है वो लैंसडाउन को प्राचीन नाम। आगे बढ़े बालचू। 62 क्वेश्चन नंबर 62। तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। तालेश्वर ताम्रपत्र हमें जानकारी देता है ब्रह्मपुर की, और ब्रह्मपुर पर शासन था किसका? पौरवों का, पौरव वंश का। और ये जानकारी हमें कौन देता है? हुएनसांग देता है, एक चाइनीज ट्रेवलर। ठीक, और इसको लिखवाया किसने था? द्वितीय बर्मन ने लिखवाया था। और इसका संस्थापक कौन था? ये 1 हटा दे तो इसका संस्थापक हो जाएगा विष्णु बर्मन, संस्थापक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन हुएनसांग करता है? तो अभी हमने बात की थी, पौरव वंश का करता है, जो कहाँ थे? ब्रह्मपुर में थे। आंसर। आगे बढ़ते हैं।
64 क्वेश्चंस में पूछा है काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था। कई बार हम पढ़ चुके हैं, गोविषाण के नाम से जाना जाता था। ठीक है। 65 में पूछा है, 65 नॉट 55, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है बाड़ाहाट। ठीक है। ब्रह्मपुर हम अभी बात कर चुके हैं पहले, और बैजनाथ रड़ीहाट का मुझे ज़्यादा कोई आइडिया है नहीं, अगर इनका कोई प्राचीन नाम हो तो मुझे मिला नहीं है, इसलिए मैं इस पर जिक्र करूँगा नहीं। बाड़ाहाट उत्तरकाशी का है। ब्रह्मपुर की बात हम अभी 2 बार कर चुके हैं। पौरवंश, वंशांग, द्युतिवर्मन, ताम्रपत्र, तालेश्वर। ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेल ज़रूरत है नहीं। 66वें क्वेश्चन में पूछा जाता है अराजकता के काल में किस डोटी राजा ने सर्वप्रथम कमादेश तथा केदार भूमि को विजित किया। इसका आंसर हो जाएगा अशोकचल। देखते हैं, मुझे लग रहा है मैंने मिडिवल हिस्ट्री मध्य उत्तराखंड का क्वेश्चन डाल दिया। चलो, इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं अभी, फिलहाल आंसर याद रखो, अशोकचल इसका आंसर है। मध्य इतिहास जो पढ़ेंगे उत्तराखंड का वहाँ पे आएगा। 67 में पूछा गया है निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है। तो बाबरनामा नहीं है भाई, ये याद रखो। ये भी हमने मध्य भारत का क्वेश्चन डाल दिया, नहीं डालना चाहिए था, कोई नहीं। चलो, तो बाबरनामा इसका आंसर है। बाकी कौन कौन से शहर थे प्राचीन, उनका आधुनिक नाम क्या है, ये आपके सामने पूरा लिस्ट है, एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या चाहो तो पढ़ लो। प्राचीन नाम माया क्षेत्र है हरिद्वार का, गोविषाण काशीपुर, योगीश्वर जागेश्वर, वीरभद्र ऋषिकेश। इसको ऐसे याद रखो, ऋषिकेश में क्या है, एक नीलकंठ मंदिर है, और भगवान शिव का है, भगवान शिव का ही एक रूप है वीरभद्र। ठीक, तो ऐसे याद हो जाएगा आपको। गोयला, इसमें गो कॉमन रखो, गोयला गोपेश्वर। पुनाड़ कैसे याद रखोगे यार, पुनाड़ के लिए मेरे साथ जो लिंक हो रखा है थोड़ा बहुत, वो ये कि ड़ और रुद्र ये थोड़ा सा राइम कर रहे हैं, पुनाड़ रुद्र। ठीक है, थोड़ा तो इसमें राइम मेरे एक तो काम आ गई राइम, बाकी आप देख लो क्या लिंक बनता है, कोई और नहीं बना सकते हो तो। मोरध्वज, कोटद्वार, ये तो याद हो गया मुझे, लिंक करने की जरूरत हुई नहीं। बाड़ाहाट उत्तरकाशी, ये रटना पड़ा था मुझे, बाड़ाहाट उत्तरकाशी। चलो, फिलहाल तो ये लेक्चर एंड यही होता है। तो अब तक हमने जो टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो कितने किए थे, 67। किससे, हिस्ट्री के इन 3 पार्ट से जो अब तक हम कवर कर चुके हैं, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, एंशियंट, यानी कि प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और प्राचीन उत्तराखंड। तो अब मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। इस लेक्चर, इस शीट को तो आपको अच्छे से संभाल के रखना है। अगर थ्योरी ना पढ़ पाओ तो कम से कम ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना, इसमें इससे ही काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको। चलिए, ठीक है।